हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने न्यू स्टडी इरा में। मैं अविनाश सर। आज मैं आपको जीव विज्ञान का विशेष टॉपिक लेके आया हूँ, जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और कंपटीशन एग्जाम फाइट कर सकते हैं। लोग होता है ना कि बायोलॉजी पढ़ाते हैं, हार्ड वर्क कराते हैं, रटाते हैं, जिससे स्टूडेंट की परेशानियां हो जाती है। रटे रटे हुए भी कितने दिन चलेगा? आप उस थोड़ा क्वेश्चन उलट दिया पलट दिया तो परेशानियां बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ आज बायोलॉजी लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी को। पहले जान लेते हैं कि आखिर बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी है क्या, थोड़ा इसका डिफिनेशन में जान लेते हैं। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है और उनकी विस्तृत रूप से उनकी रहन सहन, उनकी मृत्यु, उनकी भरण पोषण, सभी प्रकार की उसका अध्ययन किया जाता है। यही है मेरा जीव विज्ञान। तो देखते हैं कि जीव विज्ञान कई प्रकार के हैं। जीव विज्ञान कई प्रकार क्या है, वो है एक वनस्पति विज्ञान और एक है जंतु विज्ञान। ये जंतु विज्ञान ये है क्या, पादप विज्ञान ये है क्या। जंतु विज्ञान के अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है और पादप विज्ञान के अंतर्गत समस्त पादपों का, पेड़ पौधे, ये सबों का अध्ययन किया जाता है। यह है पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु साहब ने ही सर्वप्रथम जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया है। इन्होंने लगभग 500 प्रकार की जंतुओं की खोज की, उनके विषय में, उनकी सारी समस्याओं को, जो भी घटने वाली घटना है उनके विषय में विस्तृत अध्ययन किए हैं। इसलिए इनको जंतु विज्ञान का पितामह कहा जाता है। अब देखते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को थियोफ्रास्टस साहब ने, इन्होंने भी अपना योगदान वनस्पति के विषय में बहुत दिए हैं और इन्होंने ही बताया कि पौधे में किस प्रकार से रहन सहन, खान पान, उसकी भरण पोषण, विकास, ये सब होते हैं। इसलिए थियोफ्रास्टस साहब को भी पादप विज्ञान का पितामह कहा जाता है। चलिए तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जीवधारियों का वर्गीकरण। जीव तो है, लेकिन उसका वर्गीकरण करने के लिए, उसकी विस्तृत अध्ययन के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गों में बांटा है, अलग अलग भागों में रखा है, जिससे उसके अध्ययन के लिए काफी सुविधा हो। तो यह है जीवधारियों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने इनका वर्गीकरण किया है और उसके बाद ये तो वर्गीकरण किए, लेकिन साफ चीज सामने नहीं आ पाया तो इन्होंने छोड़ दिए। ठीक इनके बाद आया है एक वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस साहब। देख लीजिए, कैरोलस लिनियस साहब को जीवों का आधुनिक वर्गीकरण तथा अत्यधिक योगदान स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने दिया। इन्होंने जीवों का विस्तृत रूप से अध्ययन कराया है, विस्तृत जानकारियां दी है। इसलिए कैरोलस लिनियस साहब को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही बताया कि कैसे जंतु जो है अच्छी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से उन्हें विकास होती है, कैसे वो वातावरण का उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सबों ने कैरोलस लिनियस साहब ने दिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यह विज्ञान जो है हमारे जीव विज्ञान, इनको कई पार्टों में कैसे कैसे बांटा गया है, सभी जीवों को कई वर्गों में रखा गया है, कौन किस में आता है, ये हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो आगे हम देखते हैं। अभी आपने देखे हैं कि जीव विज्ञान के विषय में पढ़े हैं, जाने हैं। अब जीवों के वर्गीकरण के विषय में जानते हैं कि जीवों के कई भागों में वर्गीकरण किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। एक है मोनेरा, यह है मोनेरा। मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। इसमें जीव है, इसमें जितने भी है जीव है, जीवाणु जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, जो भी है जिसे हम नहीं देख पाते हैं, वह चीज जो है मोनेरा के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रोटिस्टा, यह है प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक जीव यानी एक कोशिकीय जीव, यानी ऐसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना है, एक कोशिका से बना है, वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। उसके बाद पादप, पादप तो जानते ही होंगे
यह है रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी और शैवाल, मॉस, पुष्पीय, अपुष्पीय, इन सभी को अध्ययन हम पादप के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद अगला है कवक यानी फंगी, इसमें परजीवी और मृतजीवी आते हैं। उसके बाद है एनिमिलिया, एनिमिलिया के अंतर्गत बहुकोशिकीय जंतु, संभोजी, यूकैरियोटिक, ये सभी आते हैं। इसमें आपका जलीय जीव हो गया, मछली हो गया, सितारा मछली होगा, मतलब अनेकों प्रकार की जो भी है वो इसके अंतर्गत आता है। चलिए तो हम अब आपको लेके चलते हैं बहुकोशिकीय जीवों की कार्य और उसकी संरचना को बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए तो अब हम कोशिका के विषय में जानते हैं कि ये कोशिका है क्या, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका होता क्या है। देखिए कोशिका यह जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यह इतना छोट है जिससे यह कोशिका से मिलकर के कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है और अंग से तब जाके शरीर का निर्माण होता है। जैसे हम सब देखते हैं कि अपने गांव में अपने घर का कैसे निर्माण करते हैं। पहले तो हम लोग ईंट लेते हैं, जैसे ईंट लेते हैं, ईंट में कई प्रकार की मिट्टी, पानी, बालू, सीमेंट मिलाते हैं, तो सब ईंट को जोड़ करके एक दीवार का निर्माण होता है और एक दीवार से कई दीवार बनते हैं, दीवार से एक कमरा बनता है और कमरा से एक घर बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारी सेल जो है, हमारी कोशिका है, वो एक छोटी कोशिका से मिलकर के एक उत्तक बनता है, एक उत्तक से अंग बनता है और अंग से शरीर का निर्माण होता है। तब जाके पूरा शरीर का पूरी संरचना तैयार होती है और तब जाके पूरी कार्य संपन्न हो पाता है। तो देखिए कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था और इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की थी। वो जीवित नहीं था, वह मृत था और उन्होंने जब इस कोशिका की खोज की तो देखा कि इन्होंने इसके अंदर अनेकों प्रकार की जो जीव पाए गए, छोटी छोटी जीव, जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो इसमें ज्यादा इन्होंने कुछ कार्य नहीं कर पाए, लेकिन ठीक इनके कुछ समय बाद ल्यूवेन हॉक ने इन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज कर दी और इन्होंने देखा कि उस कोशिका में अनेक द्रव है, अनेक जीव है जो कार्य करती है, अनेकों चीज की संरचना करती है, जो भी चीज ग्रहण करते हैं उसे पाचित करता है और अनेक उनका कार्य, उनकी खोज, उसके विषय में इन्होंने बताया है। ये कोशिका की संरचना इस प्रकार हम देख सकते हैं। जैसे ये जो है हमारी एक कोशिकीय, ये बहुकोशिकीय है जो जंतु की कोशिका है। इसकी कोशिका जो है यह बाहरी आवरण जो होती है जो कोशिका झिल्ली होती है, जो एक जालीदार होती है पर्दे की तरह, जिसे कोई भी चीज आ सकता है द्रव या जा सकता है। इसलिए इस झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, जिससे कोई द्रव अंदर आ सकता है और जो बेकार पदार्थ है वो बाहर जा सकता है। उसके बाद है इसके अंदर ठीक बीच में होता है केंद्रक, जो केंद्रक हमारे शरीर का बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है केंद्रक कोशिका के सब कोशिका का कंट्रोल करके रखता है। इसमें केंद्रक द्रव भी होते हैं। उसके बाद सेंट्रोसोम होते हैं, कोशिका इसमें जो भरे होते हैं द्रव, जिससे ये द्रव भरे होते हैं इसलिए होते हैं ताकि जो भी जीव इसमें जो होते हैं, छोटे छोटे जीव, जो आपस में टकराए नहीं, ब्लास्ट न हो और टकराने से बहुत प्रकार की क्षतिपूर्ति हो सकता है, घटना घट सकती है इसके अंदर, इसलिए द्रव भरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। उसके बाद है गल्जी बॉडी, ये गल्जी बॉडी है। उसके बाद लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी है। ये सभी मिल करके हमारे शरीर के अंदर जो भी कार्य होते हैं उसे करने में संपन्न पूरा करते हैं। तो इसके विषय में अच्छी तरह से हम जानेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में इसके पूरा विस्तार से हम लेके आएंगे। इस वीडियो को अगर पसंद आए देखने में तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।